आप सबका बहुत बहुत स्वागत है गणेशाय वर्ल्ड के इस यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज की जो वीडियो है, इस आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं अणु संख्यक गुणधर्म। जी हाँ दोस्तों, अणु संख्यक गुणधर्म बहुत इजी टॉपिक है, बहुत सिंपल टॉपिक है। दोस्तों आपको अणु संख्यक गुणधर्म पढ़ना है तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि ये जो आपका टॉपिक है एक ऐसा टॉपिक है जो इसके नाम से ही समझ में आ रहा है। अणु जानते हो, संख्यक मतलब संख्या, संख्यक मतलब संख्या, तो गुणधर्म है तो ऐसे गुण जो अणुओं की संख्या के ऊपर निर्भर करते हैं। समझ में आ गया ना, गुणधर्म है ना, मतलब गुण है ना, तो कैसे गुण है? ऐसे गुण हैं जो अणु की संख्या के ऊपर निर्भर करते हैं। क्या कहलाते हैं? अणु संख्यक गुणधर्म। क्या कहलाते हैं? अणु संख्यक गुणधर्म। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत हुई? दोस्तों इस अणु संख्यक गुणधर्म के लिए आपको एक बात याद रखनी पड़ेगी कि ये पूरा का पूरा जो अणु संख्यक गुणधर्म है, पूरा का पूरा अणु संख्यक गुणधर्म है, वो विलेय के केवल कणों की संख्या के ऊपर निर्भर करता है। समझ गए ना? तो ऐसे गुण हैं ये जो टोटली जो है ना, पूरा का पूरा जो है ना, विलेय के कणों की संख्या के ऊपर निर्भर होता है। विलेय के कणों की संख्या के ऊपर निर्भर होता है। जैसे आप समझो, मैंने दोस्तों आगे क्या किया है, मैंने क्या किया है, 10 NaCl के 10 कण लिए। NaCl के कितने कण लिए? 10 कण लिए, ठीक है। और इनको मैंने क्या किया, जल में मिलाकर एक बना दिया विलयन। क्या बना दिया? एक विलयन बना दिया। आगे अगली कंडीशन में मैंने क्या किया दोस्तों, फिर 10 KCl के कण लिए, 10 KCl के कण लिए और मैंने इसको जल में मिलाकर बना दिया एक विलयन। जल में मिलाकर बना दिया एक विलयन। तो यहाँ पर हमें कितने विलयन प्राप्त हुए? 2। एक NaCl और जल का और एक KCl और जल का, और दोनों विलयनों में केवल 10 और 10 कण मिले हुए हैं। तो मेरे भाई इन दोनों विलयनों का जो अणु संख्यक गुणधर्म होगा, दोनों विलयनों का अणु संख्यक गुणधर्म होगा वो समान होगा। कैसा होगा? समान होगा। इन दोनों विलयनों के अणु संख्यक गुणधर्म में कोई अंतर नहीं रहेगा। क्यों? क्योंकि इन दोनों विलयनों में कणों की संख्या क्या है? समान है। कणों की संख्या समान है। मतलब सीधी सी बात दोस्तों ये है कि जो अणु संख्या गुणधर्म है वो केवल और केवल कणों की संख्या पर निर्भर करता है। कणों की संख्या पर निर्भर करता है, ना कि उनकी प्रकृति पर, ना कि उनकी प्रकृति पर। विलयन किस पदार्थ का बना है, विलयन में क्या मिला है, उससे इसको कोई फर्क नहीं पड़ता। विलयन में नमक मिला है, विलयन में शक्कर मिला है, विलयन में मिट्टी मिली है या विलयन में रेत मिली है, विलयन में क्या मिला है, इससे इसका कोई संबंध नहीं होता। बस ये किसको देखता है? कणों को, कि विलयन में कण कितने हैं। कण हैं तो अणु संख्यक गुणधर्म होगा, और कण नहीं है मतलब अणु संख्यक गुणधर्म नहीं होगा। समझ रहे ना? तो ध्यान रखना, तनु विलयनों के वे गुण जो विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, विलेय के कणों की संख्या पर निर्भर करते हैं, ना कि उनकी प्रकृति पर, अणु संख्यक गुणधर्म कहलाते हैं। इतना क्लियर हो गया? आपको बता देता हूं दोस्तों, जो आपका अणु संख्यक गुणधर्म है वो कितना है? 4 है। कितना है? 4। और पहला क्या है? बाष्प दाब में अवनमन पढ़ना है, क्वथनांक में उन्नयन पढ़ना है, हिमांक में अवनमन पढ़ना है और परासरण दाब पढ़ना है। ये 4 पढ़ेंगे और एक एक करके बहुत अच्छे से, बहुत मज़ेदार तरीके से आपको समझाऊंगा। एक बात और याद रख लो दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा अणु संख्या गुणधर्म है ये आपका निर्भर करता है ठोस का द्रव में विलयन पर। ठोस का द्रव में विलयन, ठोस का द्रव में जो विलयन है उसके ऊपर डिपेंड करता है। इस पूरे के पूरे अणु संख्यक गुणधर्म में आज के बाद याद रखना, विलेय हमेशा क्या रहेगा? ठोस रहेगा। विलेय हमेशा क्या रहेगा? ठोस रहेगा। और जो विलायक होगा वो हमेशा कैसा रहेगा? द्रव रहेगा। हमेशा कैसा रहेगा? द्रव में रहेगा। मतलब जैसे जल में मैंने क्या मिला दिया? नमक मिला दिया, तो नमक ठोस होता है। तो जल में नमक मिला दिया तो ये जो विलयन है इसका अणु संख्यक गुणधर्म होगा। जल में मैंने शक्कर मिला दिया तो इसका अणु संख्यक गुणधर्म होगा। लेकिन मैंने जल में यदि दूध को मिला दिया, जल में किसको मिला दिया? दूध को मिला दिया, तो इसका कोई अणु संख्यक गुणधर्म नहीं होगा, क्योंकि दूध में कोई कण नहीं होते।
दूध में क्या कोई कण होते हैं? नहीं होते ना। तो जल में यदि दूध मिला दूंगा तो अणुसंख्यक गुणधर्म उसका नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये तो कणों के ऊपर डिपेंड करता है, और जब जल में मैंने दूध को मिलाया तो दूध में तो कोई कण ही नहीं है, दूध में तो कोई कण ही नहीं है, समझ रहे हैं ना। तो इस टाइप से ध्यान रखना कि पूरा का पूरा अणुसंख्यक गुणधर्म ठोस का द्रव में विलयन के ऊपर डिपेंड करता है। मतलब ठोस हमेशा किस में होना चाहिए, मतलब विलय हमेशा किस में होना चाहिए? ठोस में, और विलायक किस में होना चाहिए? द्रव में। ठीक है, तो आइए अब हम समझते हैं वाष्पदाब में अवनमन को। दोस्तों अब हम क्या करेंगे, पहला जो आपका अणुसंख्यक गुणधर्म है इसको कवर करेंगे, समझ गए? ठीक है, तो पहला हमारा दोस्तों अणुसंख्यक गुणधर्म है वाष्पदाब में अवनमन। वाष्पदाब में अवनमन, दोस्तों हम वाष्पदाब को जानते हैं क्या होता है। वाष्प अणुओं द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? वाष्पदाब बोलते हैं। वाष्प अणुओं द्वारा जो दाब लगाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? वाष्पदाब बोलते हैं। सिंपल सी बात है। वाष्पदाब में क्या है? अवनमन है। इस अवनमन का मतलब क्या होता है? तो इस अवनमन का एक सिंपल सा मतलब है कमी। इस अवनमन का मतलब क्या है? एक सिंपल सा कमी है। ये जो कमी होती है इस कमी को ही हम क्या बोलते हैं? अवनमन बोलते हैं। कमी को ही क्या बोलते हैं? अवनमन। ठीक है, तो ये कमी किसमें है? वाष्पदाब में। तो वाष्पदाब में जो कमी होगी उस कमी को ही हम क्या बोलेंगे? वाष्पदाब में अवनमन। वाष्पदाब में क्या बोलेंगे? इसको अवनमन बोलेंगे। अब ये वाष्पदाब में कमी कैसे आएगी हमें पता है, हम जानते हैं दोस्तों। कैसे? समझो इधर। दोस्तों आप ये सब जानते हो कि ये आपके पास क्या है? शुद्ध विलायक है। ये आपके पास क्या है? शुद्ध विलायक है। सिंपल सी बात है, शुद्ध विलायक है। और आप जानते हो शुद्ध विलायक क्या होता है? जल होता है। ठीक है, तो इस शुद्ध विलायक का वाष्पदाब दोस्तों प्रारंभ में मान लिया मैंने कितना है? 100 है। कितना है? 100 है। अब दोस्तों आगे मैं क्या करूं, यदि इस शुद्ध विलायक में, ये आपका शुद्ध विलायक है, यदि इस शुद्ध विलायक में मैं क्या डाल दूं? नमक डाल दूं। क्या डाल दूं? नमक डाल दूं। ठीक है, मतलब जो जल था यहाँ पर पहले शुद्ध था, अब मैंने उसमें क्या डाल दिया? नमक डाल दिया। क्या डाल दिया? नमक डाल दिया। तो जैसे ही दोस्तों इस शुद्ध विलायक में मैं क्या करूँगा? नमक डालूंगा। तो मैं आपको एक कारण बता चुका हूँ कि जब हम शुद्ध विलायक में कोई आवाष्पशील, नमक क्या है? आवाष्पशील है। नमक में कोई वाष्प नहीं बनती ना, इसलिए नमक क्या है? आवाष्पशील है। तो देखो मैंने जब शुद्ध विलायक में आवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया, तो आप ये जानते हो जब शुद्ध विलायक में आवाष्पशील विलेय मिला दिया जाता है तो जो वाष्पदाब है वो कम हो जाता है। कारण जानते हो? कारण क्यों? क्योंकि नमक के अणु जल के अणुओं के साथ मिल जाएंगे, तो नमक के अणु हैं वो तो वाष्प में परिवर्तित होंगे नहीं, साथ में जल के अणुओं को भी वाष्प में परिवर्तित होने से रोकेंगे तो वाष्प अणु कम बनेंगे। वाष्प अणु कम बनेंगे तो वाष्पदाब कम हो जाएगा। ये चीज़ आप जानते हो, ये चीज़ आप जानते हो। तो शुद्ध विलायक का वाष्पदाब कितना था? यहाँ पर 100 था। कितना था? 100। जैसे ही मैंने इसमें जल में नमक मिला दिया तो इसके वाष्पदाब में क्या आ गई? कमी आ गई। वाष्पदाब में क्या आ गई? कमी आ गई। और यहाँ पर देखो कितने की कमी आई है? पहले कितना था? 100 था, और बाद में कितना है? 90 है। कितने की कमी आई है? तो यहाँ पर जो है ना, इन दोनों में जो कमी आई है वो 10 की कमी आई है। किसकी कमी आई है? 10 की। तो जो कमी आई है उस कमी को ही हम क्या बोलेंगे? वाष्पदाब में अवनमन। वाष्पदाब में अवनमन, समझ रहे हो ना? जो कमी होती है उस कमी को ही क्या बोलते हैं? अवनमन बोलते हैं। ठीक है, तो इसको परिभाषित कैसे करें? तो देखो जब शुद्ध विलायक में, किसमें? जब शुद्ध विलायक में आवाष्पशील विलेय, जब ये शुद्ध विलायक था, इस शुद्ध विलायक में हमने क्या किया? आवाष्पशील विलेय मिला दिया। तो जब शुद्ध विलायक में आवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है तो वाष्पदाब में क्या हो जाती है? कमी हो जाती है। इस कमी को ही हम क्या बोलेंगे? वाष्पदाब में अवनमन। मान लिया दोस्तों प्रारंभ में जो आपका विलायक था शुद्ध विलायक, इसका वाष्पदाब क्या था? आपका शुद्ध विलायक जिसका वाष्पदाब क्या था? P0A था। क्या था? P0A। देखो विलायक है तो विलायक के लिए A और वाष्पदाब के लिए क्या? P। तो ये विलायक का वाष्पदाब, बट ये शुद्ध का है तो यहाँ नोट लगाना पड़ेगा क्योंकि शुद्ध के लिए नोट लगा दे। ठीक है, तो मान लेते हैं शुद्ध विलायक का वाष्पदाब प्रारंभ में क्या था? P0A था, और अंत में आपका जो जल में जब नमक मिला दिया तो क्या बन गया? जल में जब नमक मिला दिया दोस्तों तो क्या बन गया? क्या बन गया? 1 विलयन बन गया। ठीक है, और मान लेते हैं अब जो जल में जब नमक मिलाया तो इसका जो वाष्पदाब है वो क्या है? Pa है। क्या है? Pa है। पहले विलायक का वाष्पदाब क्या था? P0A, और अब विलायक का वाष्पदाब क्या है? Pa है। क्या है? Pa है। देखो पहले दाब था ज़्यादा और अब वाष्पदाब क्या है? कम है। इस कम
को हमने कैसे निकाला, जब 100 में से 90 घटाएंगे, जब निकालेंगे ना 100 में से 90 घटाएंगे तब निकल के आएगा ना। तो यदि मैं दोस्तों इनके द्वारा मैं इसको करूं, ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, P0A में से क्या करना पड़ेगा, PA को घटाना पड़ेगा, PA को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। तो आपका क्या निकल जाएगा, ये बासदाम में क्या निकल जाएगी, कमी निकल जाएगी, मतलब बासदाम में ये अवनमन निकल जाएगा ना। तो मतलब कहने का है कि जो बासदाम में अवनमन है इसको हम व्यक्त करते हैं P0A माइनस PA से। पता है क्यों करते हैं, ऐसा हमने क्यों किया, P0A में से PA को क्यों घटाया, जानते हो, क्योंकि P0A था बड़ा और PA था आपका छोटा, क्योंकि कमी हुई है ना, जब कमी हुई है तो ये वाला कम हो जाएगा और ये ज़्यादा। और कमी हमेशा, एक कमी क्या, कमी हो या वृद्धि हो, हमेशा बड़े में से छोटे को घटाकर निकालते हैं। तो ये बड़ा था और ये क्या, छोटा था, तो बड़े में से छोटे को घटाया तो क्या निकल गई, कमी, जिसे हम बोलते हैं बासदाम में अवनमन। मतलब बासदाम में अवनमन को हम P0A माइनस PA से व्यक्त करते हैं। क्लियर हो गया। तो आप इसको परिभाषा लिखना पड़ेगी, आपको इसकी परिभाषा लिखना पड़ेगी। तो आप परिभाषा लिख लो, क्या होगी इसकी परिभाषा, जब किसी शुद्ध विलायक में अवाष्पशील विलेय पदार्थ मिला दिया जाता है, बिल्कुल, तो बने विलयन के बासदाम में क्या होती है, कमी हो जाती है। क्या हो जाती है, कमी हो जाती है। इस कमी को ही वाष्पदाम में अवनमन कहते हैं। इस कमी को ही क्या बोलते हैं सर, वाष्पदाम में अवनमन। इसका स्क्रीनशॉट ले लो और अपनी कॉपी में लिख लेना। इसके बाद एक लाइन और लिख लेना, क्या लिख लेना, इसे P0A माइनस PA से व्यक्त करते हैं, P0A माइनस PA से व्यक्त करते हैं। ये लाइन और अपनी कॉपी में इसमें ऐड कर लेना। तो अब भूलोगे क्या, बिल्कुल सर नहीं भूलेंगे। बासदाम में अवनमन को हम किससे व्यक्त करेंगे दोस्तों, P0A माइनस PA से व्यक्त करेंगे, P0A माइनस PA से। इतना क्लियर हो चुका है, इतना आपको समझ में आ गया, कोई दिक्कत है सर, कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं है। अब हम बढ़ेंगे आगे, ठीक है, अब हम बढ़ेंगे आगे। तो ये बासदाम समझ गए, बासदाम में अवनमन समझ गए। अब दोस्तों इसके आगे हमारा एक टॉपिक और बनता है, वो टॉपिक हमारा क्या है, वो हमारा टॉपिक है बासदाम में आपेक्षिक अवनमन। क्या है ये, इसी का टॉपिक है, ये अलग से अणुसंख्यक गुणधर्म में नहीं पढ़ रहे हैं हम इसी का एक और टॉपिक जो अंदर से आपसे पूछा जाता है उसको बता दे रहे हैं, जिसको बोलते हैं बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन। बासदाम में आपेक्षिक अवनमन, ये इसके अंदर का ही टॉपिक है, इसको हम आपको समझा देते हैं। बासदाम में आपेक्षिक अवनमन क्या है, बिल्कुल सिंपल है। बासदाम में जो अवनमन है इसको ही हम आपेक्षिक अवनमन बोलते हैं, बस थोड़ा सा अंतर है। देखो इधर यहाँ पर समझो आप दोस्तों, ये बताओ ये क्या है, P0A माइनस PA, P0A माइनस PA, ये क्या है। तो आप बोलोगे सर ये जो आपका पूरा लिखा है इसे हम बोलते हैं बासदाम में अवनमन, क्योंकि अब भी हमने बताया ये इसको क्या बोलते हैं, बासदाम में अवनमन को इससे व्यक्त करते हैं, मतलब ये क्या है, बासदाम में अवनमन। और मैंने क्या किया दोस्तों, इसके बटे में लिख दिया P0A। तो बोलोगे आप ये क्या है, तो आप बोलोगे सर ये शुद्ध विलायक का बासदाब है। किसका, शुद्ध विलायक का बासदाब, ठीक है, विलायक के लिए A, बासदाब के लिए P और शुद्ध के लिए नॉट, तो ये शुद्ध विलायक का बासदाब है। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि बताओ ये पूरा क्या है, तो आप बोलोगे बासदाम में अवनमन और ये शुद्ध विलायक के बासदाब का क्या है, अनुपात है। देखो ये बासदाम में क्या है, अवनमन, और ये क्या है, शुद्ध विलायक का बासदाब। तो ये पूरा क्या हुआ, बासदाम में अवनमन और शुद्ध विलायक के बासदाब का अनुपात, यही है ना। तो दोस्तों इसे ही हम बोलते हैं बासदाम में आपेक्षिक अवनमन। बासदाम में आपेक्षिक अवनमन, समझ गए ना। तो ध्यान रखोगे इस बात को, क्या रखोगे ध्यान इस बात को, कि बासदाम में अवनमन एवं शुद्ध विलायक के बासदाब के अनुपात को बासदाम में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। ये आप अपनी कॉपी में लिख लो, क्या लिखोगे, बासदाम में अवनमन और शुद्ध विलायक के बासदाब के अनुपात को बासदाम में आपेक्षिक अवनमन कहते हैं। क्लियर हुआ। और आगे आप बासदाम में आपेक्षिक अवनमन करके ब्रैकेट बना के ये आपका फार्मूला लिख लेना। तो ये बासदाम में क्या है, आपेक्षिक अवनमन, ठीक है, आपेक्षिक अवनमन।
अब दोस्तों यहाँ तक तो ठीक है, यहाँ तक तो हम समझ गए, यहाँ तक सर हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पूरा कुछ हम समझ गए सर। लेकिन दोस्तों इसके बाद भी इतना करने के बाद भी एक आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। ये आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन क्या पूछा जाता है उसको समझो। तो आपके एग्ज़ाम में दोस्तों एक व्यंजक पूछा जाता है बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन से संबंधित, तो वो व्यंजक मैं आपको बता देता हूँ। दोस्तों हमें क्या करना है, बाष्पदाब में जो आपेक्षिक अवनमन है इसका व्यंजक स्थापित करना है। इसका व्यंजक स्थापित करने का मतलब क्या है, मतलब जो बाष्पदाब में जो आपेक्षिक अवनमन है P0A माइनस PA अपॉन P0A, ये जो आपका अवनमन बाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन है इसका आपको स्थापना करना है, इस सूत्र को आपको निकालना है। ठीक है, तो इस सूत्र को आप टारगेट बना लो और इसको निकालो। तो दोस्तों इसको हम निकालते हैं राउल्ट नियम की हेल्प से। किसकी? राउल्ट नियम की हेल्प से। तो यहाँ पर हम लिख देंगे दोस्तों राउल्ट नियम से, राउल्ट नियम से। और दोस्तों मैं आपको पिछली वीडियो में राउल्ट नियम पढ़ा चुका हूँ, यदि आपने नहीं देखा तो जाओ, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है और आप जाकर देख लो। ठीक है, तो राउल्ट नियम दोस्तों हमने क्या सिद्ध किया था, राउल्ट नियम क्या था आपका, राउल्ट नियम था P बराबर P0A माइनस एक्स से, P0A माइनस एक्स से। बोलो क्या राउल्ट नियम हमारा यही था? क्या बोलो, राउल्ट नियम यही था। यहाँ पर दोस्तों एक चीज़ याद रखना, ये जो आपका बाष्पदाब था ये विलायक का बाष्पदाब था। किसका था? विलायक का बाष्पदाब था, इसलिए हम यहाँ पर PA लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, राउल्ट नियम हमने आपको ये बताया था P बराबर P0A माइनस एक्स है, बट ये जो बाष्पदाब था वो विलायक का था, इसलिए हम यहाँ पर PA लिख सकते हैं। आप वहाँ भी PA एडजस्ट कर सकते हो, कोई दिक्कत। तो राउल्ट नियम से, ठीक है, राउल्ट नियम ये होता है, इसको आप क्या कर दो, समीकरण नंबर 1 कर दो। यही सिद्ध किया था, यही होता है ना राउल्ट नियम। नहीं देखा तो वीडियो को देख लो, आप जाकर समझ लो। ठीक है, अब दोस्तों हमें क्या करना है, यहाँ पर ये जो राउल्ट नियम है इसमें हमें XA की जो वैल्यू है वो निकाल के रखनी है। XA कहाँ से लेके आए? ठीक है, तो यहाँ लगाओ किंतु, यहाँ लगाओ किंतु। किंतु में क्या लगेगा सर, हमने आपको मूल प्रभाज पढ़ाया था और मूल प्रभाज में हमने बताया था कि जो XA और XB होता है इसकी वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है। कितनी होती है सर? 1 होती है। इस XB को इस तरफ ले जाओ तो XA बराबर क्या हो जाएगा, 1, ये माइनस XB, 1 माइनस XB। सिंपल बात। जो XA का मान रखा आया है उसको समीकरण 1 में रख दो, तो लिख दो XA का मान समीकरण 1 में रखने पर रख दो, तो यहाँ पर हमारा ये PA सेम रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ पर। ठीक है, ये हमारा P0 है, सेम रहेगा। XA है, XA की वैल्यू उठा के रख दी 1 माइनस XB, तो ये 1 माइनस XB। सिंपल बात है भाई, ये हमारा रूम है और ये मेहमान है, तो मेहमान को तो अंदर बुलाओगे, मतलब इसका अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे, इसका अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये PA, ये आपका P0A, PA का 1 में करेंगे, कोई मतलब नहीं निकलेगा P0, फिर इसका हम इसमें करेंगे तो माइनस P0A, और ये हमारा XB, ये हमारा XB। एनी प्रॉब्लम, कोई दिक्कत? आगे दोस्तों हमें क्या करना है, हमारा टारगेट क्या है, P0A माइनस PA अपॉन P0A, ये बनाना। दोस्तों अगर हम इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये माइनस का हो जाएगा। ठीक है, अब ये माइनस का हो जाएगा तो हमारा क्या बनेगा, PA माइनस P0A बनेगा, और हमें क्या चाहिए, P0A माइनस PA चाहिए। तो ऐसा इसको इस तरफ नहीं ले जाएंगे, तो हम क्या करेंगे, इसको ले जाएंगे इस तरफ, ये जो दिख रहा है ना, इसको हम ले जाएंगे इस तरफ और इसको ले जाएंगे हम इस तरफ। समझे? थोड़ा सा इसको छोटा एरो बना देते हैं, इसको ले जाएंगे इस तरफ और इसको ले जाएंगे इस तरफ। जब इसको इस तरफ ले जाएंगे तो ये काय का हो जाएगा, देखो अभी ये माइनस का है तो ये काय का हो जाएगा, प्लस का, मतलब P0A XB, ये हो जाएगा प्लस का। ये इस तरफ है, अभी ये प्लस का ही है, इस तरफ ले जाओ माइनस का PA, माइनस का PA। यहाँ से XB की वैल्यू निकाल लो, तो XB की वैल्यू निकालोगे तो ये जो XB की वैल्यू निकालोगे तो ये कहाँ जाएगा, बटे में, तो मतलब ये आ जाएगा P0A माइनस PA बटे
एक्स बी बटे एक्स बी, समझ रहे हैं ना। तो मतलब P0A माइनस पी ए बटे सॉरी दोस्तों मिस्टेक, P0A माइनस पी ए, हम एक्स बी तो ये था, हम किसको ले गए, इसको ले गए, ठीक है। तो नीचे क्या आ जाएगा आपका P0A आ जाएगा। तो दोस्तों ये आपका फॉर्मूला निकल गया, ये आपका फॉर्मूला निकल गया, यही निकालना था तो ये आपका निकल गया। बट ये आया किसके बराबर, ये आया किसके बराबर, तो ये आया एक्स बी के बराबर। एक्स बी क्या है, एक्स बी क्या है, तो ये आपका विलेय के मूल प्रभाज है। क्या है, विलेय के मूल प्रभाज, मूल प्रभाज। एक्स बी क्या है सर, विलेय के मूल प्रभाज। जो एक्स बी है वो क्या है, विलेय के मूल प्रभाज को कहते हैं। एक्स बी विलेय के जो मूल प्रभाज हैं उसको हम एक्स बी से व्यक्त करते हैं। तो ये विलेय के मूल प्रभाज के बराबर जो है ना आ चुका है। एक्स बी किसके बराबर आ गया, विलेय के मूल प्रभाज के बराबर, ठीक है। मतलब ये क्या है, ये क्या है, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन, और ये क्या है, विलेय के वाष्प, विलेय के वाष्पदाब। तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ से हमारी एक लाइन तो लिखा ही सकती है कि अतः वाष्पदाब में होने वाला आपेक्षिक अवनमन, ये वाष्पदाब में होने वाला आपेक्षिक अवनमन है। अतः वाष्पदाब में होने वाला आपेक्षिक अवनमन, आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। अतः वाष्पदाब में होने वाला आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। कोई दिक्कत है दोस्तों, ये आप अपनी कॉपी में जो लाइन आई थी उसको आप लिख लेना। और दोस्तों कभी कभी ऐसा क्वेश्चन आता है, वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट नियम लिखिए, ऐसा क्वेश्चन आता है। वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट नियम लिखिए। तो वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट नियम बस यही होता है, वाष्पदाब में होने वाला आपेक्षिक अवनमन विलेय के मूल प्रभाज के बराबर होता है। इसे ही वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन के लिए राउल्ट नियम कहते हैं। अतः करके ये लिख देना, आपका आंसर हो जाएगा, आपका आंसर कंप्लीट। कोई दिक्कत, तो ये अणु संख्या गुणधर्म का जो टॉपिक था, हमने वाष्पदाब में आपेक्षिक अवनमन एक अणु संख्या गुणधर्म को कंप्लीट करा के इसको ख़त्म किया है। आई होप कि आप समझे होंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। इसके बाद दोस्तों क्या होगा कि इसके बाद जो अगला हमारा टॉपिक होगा, इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक होगा, उस अगले टॉपिक अगले अणु संख्या गुणधर्म को हम अगली वीडियो में देखेंगे। आज आप इतना कवर कर लीजिए, पूरा सब कवर कर लीजिए, और अगली वीडियो में हम फिर आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच। वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो लाइक कर दो, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है दोस्तों।